फैसिलिटी है, हाइड्रोपोनिक फैसिलिटी, इसको आप सॉइललेस कल्चर भी बोलते हो। यहाँ पे मैं मोटा मोटा 2-3 चीजें इस इनोवेशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये मुश्कबुद्दी जो उगाई हमने, ये हमने एक ऐसे सेटअप में उगाई जो कि हैंगिंग है, जिसको हम सैक कल्चर बोलते हैं। ये हमने स्पेस क्रिएट की है, 2 मीटर वाली स्पेस, ऊपर हवा की स्पेस क्रिएट की, उसमें हमने ये उगाई। और नीचे जो अपनी जमीन थी उसमें हमने डिफरेंट वेजिटेबल्स जैसे साग है, आपका बेल पेपर है, पॉक चॉय है, स्विच चार्ड है, ये सारा उगाया है। मुद्दा इस ट्रायल का ये है, इस सॉइललेस कल्चर का, कि हम कैसे एक छोटी वाली जमीन को बड़ा बना सकते, यानी अगर आपके पास 1 कनाल है उसको हम 4 कनाल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और मुश्कबुद्दी ये देखिए अब उग रही है, अब पकी हुई है, इसको हम 2-3 दिन में इंशाल्लाह अब करेंगे हार्वेस्ट। और नीचे आप देख सकते हो ज्यादा खर्चा नहीं है, हमारा अपना इनोवेशन है, ये हमने लोकली डिजाइन किया है विद लोकल सप्लाई। जो लोकल हमारा मटेरियल होता है, यहाँ पे राइस एक चीज है कि आपको पता होगा, यहाँ पे वो उसको फेंक दिया जाता है, बहुत सारा उसको वेस्ट किया जाता है। हमने क्या किया, हमने देखा कि वो रिलेटिवली रेजिस्टेंट है, वो सड़ नहीं जाता जल्दी, तो उस चीज को हमने इसमें इस काम में लाया एज अ मीडियम, सॉइललेस मीडियम हमने उसको इस्तेमाल किया। और दूसरी चीज हमने यहाँ की सॉइललेस कल्चर में कि हमने यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोपोनिक्स में हम अक्सर क्या करते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे और एक चीज हमने की, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को छोड़ के यहाँ पे हमने बायोलॉजी का इस्तेमाल किया, बायोलॉजी और कंपोस्ट का इस्तेमाल किया। बायोलॉजी से क्या होता है कि वो मेरे प्लांट को हेल्प करती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में। जैसे आपने सुना होगा, नाम आप सुनते हो मार्केट में, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स एक प्लांट को चाहिए उतने प्रकार के आपके बैक्टीरिया और फंजे जमीन में मौजूद होते हैं। जैसे आप देखते हो यहाँ पे जंगल में वो इतने बड़े बड़े पेड़ वो कैसे उगते हैं, पत्थरों में कैसे उगते हैं, वो पत्थरों से वो न्यूट्रिएंट कैसे निकालते हैं, वो वही बायोलॉजी है जो उनको सप्लाई वो न्यूट्रिएंट्स करती है। वही उसी चीज को कॉपी करके हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया। देखिए, मेरा नाम ज़ुहूर अहमद ऋषि है और मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कश्मीर के साथ काम कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर मैं एक हाइड्रोपोनिक्स स्पेशलिस्ट हूँ और 2009 से मैं हाइड्रोपोनिक्स पे ही काम करता आ रहा हूँ। अपना करियर भी मैंने हाइड्रोपोनिक्स से ही डेवलप किया। 2016 में मैंने यहाँ देखा कि लोगों को काफी कमी थी, मतलब इन चीजों की, नई जो टेक्नोलॉजीज है उनके बारे में अगर कुछ है भी तो थोड़ा सा लोगों को सही तरीके, सही ढंग से लोग नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, क्यों ना एक पहल की जाए। तो 2016 में ही मैंने शोपियान में मैंने शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने गांदरबल में, आप भी थे उस टाइम पे, जो हमने आसाम राइफल्स के लिए एक कैंप में बनाया था, वो अपनी चीज़, वो वर्टिकल फार्मिंग का आइडिया दिया था हमने। तो फिर करते करते धीरे धीरे फिर हमने अपने डायरेक्टरेट ऑफिस में भी थोड़ा सा एक यूनिट बनाया था। तो पिछले साल ही हमने वहाँ पे जो रेजिडेंशियल यूनिट्स थे वो बनाए, वो हमने दे दिए अपने ग्रोवर्स को ऑन 100% सब्सिडी बेसिस। देखिए, मैं जहाँ तक हाइड्रोपोनिक्स की आपने बात की कि उसमें लेट्यूस ज्यादा उगता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। लेट्यूस जो है, मैं उसको वीड कंसिडर करता हूँ। एक्चुअली जितने भी सेटअप, मुझे नहीं पता किसी को बुरा लगे या सही लगे, लेट्यूस आप कहीं भी किसी भी जगह इजिली उगा सकते हो, लेकिन हमने करना क्या है, अगर आपका सेटअप सही है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी सही है, तो आप लेट्यूस को छोड़ के जितने भी अच्छे क्रॉप्स है, हाई एंड क्रॉप्स है, नीश क्रॉप्स है, उनको उगाना चाहिए। लेट्यूस लोग ऐसे उगाते हैं, वो आपको पानी है खाली, उसमें भी उगता है, लेकिन वो सही सेटअप नहीं होता। आप हर जगह लेट्यूस तो नहीं उगा सकते। आपने जितने भी क्रॉप्स है, जैसे मेरा सैफरन है, मैंने पिछले साल इस सेटअप में अपना सैफरन उगाया। आपने लाल मिर्च देखी, कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी उगाई, स्ट्रॉबेरी उगाई। अगर आपका सेटअप सही है, जो भी आप उगाना चाहते हो, तो खाली लेट्यूस नहीं उगना। हाँ, लेट्यूस का ये है, वो उग जाता है एज अ वीड, वो कहीं भी उग जाता है। इसलिए लोग आप देख रहे हो वो यूट्यूब वगैरह में वो दिखाते हैं, नहीं ये हमारा सेटअप है और लेट्यूस उगता है, लेकिन लेट्यूस को छोड़ के आप दूसरी क्रॉप्स उगा दो, तब मैं मानू ना कि ये नहीं, ये सही सेटअप है, इसमें कोई भी चीज उग सकती है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉब्लम वो पैडी फील्ड से आती है। हमने थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो है टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट, उसको भी हमने देखना है कि जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस का होता है वो हमारे पैडी फील्ड से ही होता है। मीथेन गैस, जब भी पानी जमा रहता है फील्ड्स में, तो मीथेन गैस तो आती है, और इतना सा पानी हमारा जाया भी होता है।
वर्टिकल स्ट्रक्चर है जो कि हमने मुश्कबुज्जी के लिए बनाया है। और खाली मुश्कबुज्जी नहीं, दूसरे क्रॉपर्स भी हैं। ये जीआई जो पाइप्स है जैसे एचडी में लगता है उसका हमने किया। एक ओवरहेड ड्रिप सिस्टम दिया हुआ है और सैक्स हमने बनाए हैं। इसमें जो नॉट्स आप देख रहे हो ताकि मीडियम इसमें रहे, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद वहाँ पे हरी लाल मिर्च, खाली मुश्कबुज्जी नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च भी है। ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी हमारी निश क्रॉप में आती है और पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हमने हमारा स्ट्रॉबेरी है, इसका भी एक रो है। यानी डिफरेंट जो क्रॉप्स है वो हमने ट्राई किए इस मेथड में। और एक अहम बात जो यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी क्रॉप्स हमने इस वर्टिकल स्ट्रक्चर में उगाई है ये हवा में ही है सारी। नीचे जो असली जमीन है उसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स दे दी है। यानी ये पहला सेटअप ऐसा बना है जहाँ पे आपने सीरियल्स भी उगाई और वेजिटेबल्स भी उगाई। मेरा वॉल था, ये 70 फीट लंबा है और ये 3 मीटर हाइट है इसकी, मैंने जो बनाई है। ये मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसको मैं ज़ोहुरुस लिविंग वॉल कहता हूँ, ये मैंने क्रिएट किया। तो अगर आप देखोगे तकरीबन 1 क्विंटल से 1.5 क्विंटल इसी छोटे से एरिया में, जो किसी काम का नहीं था, खाली सेफ्टी थी, वॉल था, तो 1.5 क्विंटल मुश्कबुज्जी काफी होती है कि आउट ऑफ नोवेयर कि ये हमने बनाया है। और दूसरी बात, आपकी जो वाटर सेविंग है यहाँ पे 99.9% होती है। आप उतना ही पानी देते हो यहाँ पे अपनी मुश्कबुज्जी को या धान को जितना आपको चाहिए वेजिटेबल्स के लिए चाहिए। जैसे आप कश्मीरी लाल मिर्चा और किसी में। अब ये वाली जो इनोवेशन है ये भी हमने इसी साल की है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स वो ज्यादा बन रहे हैं, तो हमारा पैडी लैंड भी काफी कन्वर्ट होता है उसमें। तो हमने सोचा नहीं क्यों नहीं हम लोगों को दिखाएं कि आप ऑर्चर्ड्स तो बना दो जो हाई रेंज में, लेकिन उसके साथ साथ आप धान भी उसमें लगा सकते हो। हमने क्या किया, एक सिंपल सा पॉलिथीन, इसको मैं ट्रफ सिस्टम ऐसे बोलता हूँ, इसको मैंने ट्रफ सिस्टम नाम दिया है। एक सिंपल सा पॉलिथीन लाइनिंग किया, उस पर मैंने ये देखिए कितना नहीं 2 इंची का मटेरियल है, आप 4 इंची तक भी डाल सकते हो। लेकिन इसका मुद्दा ये है कि जो रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट ये वाले रूट्स क्रिएट करेंगे वो मेरे ट्रीज पे असर ना पड़े और वो कंपटीशन कम हो। ये बासमती 370 जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी हमारे निश क्रॉप में आता है। ये देखिए यहाँ पे बासमती तो वैसे बहुत लोग कहते थे कम उगती है, ये देखिए अब ये मेरे पैनिकल्स आ गए बासमती के, बासमती 370। तो इससे क्या होगा कि एक तो मेरा एप्पल तो आएगा ही, एप्पल तो एप्पल अपनी जगह है, और साथ में मैं धान भी इसमें उगा सकता हूँ। और आपकी वाटर सेविंग यहाँ पे भी 99.9% है। और मीथेन गैसेस वगैरह उसका भी आपको, और तीसरी चीज फर्टिलाइजर वगैरह जो भी है वो भी आपको चाहिए नहीं। ये भी बायोपोनिक्स है, इसको हम बायोपोनिक्स बोलते हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हो इसमें आप बायोलॉजी और कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हो। ये और एक इनोवेशन है, पोटैटो टावर्स है। आपको पता है कि लैंड कम होती है, ये चीज जो है हर एक घर वाला अपने घर में चाहे लैंड हो या ना हो, इवन अगर बैल्कनी हो तो वहां पे भी बना सकता है। कम से कम ये आप अपनी बैल्कनी पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी बना सकते हो। इसमें फायदा ये है कि एक छोटी सी स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा पोटैटो जो भी आपके ट्यूबर क्रॉप्स वगैरह है वो आप निकाल सकते हो। मेरा जो अंदाजा है इसमें कम से कम 50 किलो से कम नहीं निकलेंगे एक इसमें से। इसका कितना है, 1.5 फीट है इसका डायमीटर। ये बनाया है सिंपल जाली से बनाया है, और वही राइसल और कंपोस्ट मिला के इसमें हम काम ये देखिए पोटैटो हमने, ये एक्चुअली सेकंड क्रॉप है पोटैटोज की जो हम यहाँ उगा रहे हैं जुलाई में। ये देखिए अगर आपने पोटैटो देखना है, ये बनना अभी तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन जो भी ऊपर आएगा ये पोटैटो बनना शुरू हो गया। ये देखिए, और क्वालिटी भी देखिए इसकी, ऐसे ही पूरा इसमें नीचे से ऊपर तक इसमें पोटैटो बनते हैं। इसमें ये 4 लेयर्स है, इसमें मतलब 4 जगह पे मैंने 2-2, 4-4 पोटैटो लगाए इसमें। और क्योंकि इसमें जितने भी आपके ट्यूबर क्रॉप्स हैं जो भी ग्राउंड में रहते हैं, उनका जो मीडियम है वो जितना फ्रीएबल होगा, जितना लूज होगा, उतना उनकी ग्रोथ होगी और उतना वो ज्यादा पनपते हैं और आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा आती है। पिछले साल ही मैंने और एक भी ट्रायल की थी, अपनी छत पे की थी मैंने, कि मैंने सोचा कि क्यों ना डिफरेंट क्रॉप्स का जो नीश क्रॉप्स हमारी वो ट्राई की जाए। तो मैंने मुश्कबुज्जी जो हमारी नीश क्रॉप है वो मैंने ट्राई की थी। वो सुगंध के लिए काफी जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, खाली यहाँ के एक इलाके में वो बनती थी। तो मैंने ट्राई किया था और वो ऊपर वाले के कर्म से वो सक्सेस रही थी। तो इस साल मैंने क्या किया, देखिए हाइड्रोपोनिक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैं टेक्नोलॉजी को बाहर से लाऊं या बड़े बड़े फैंसी सेटअप्स लगा दूं, मेरा ग्रोवर वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर मैं कोई भी चीज करता हूँ या नई चीज, नई टेक्नोलॉजी, मैं उसको कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से या किसी और जगह से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, मेरे हिसाब से वो फेलियर है। पहले मुझे देखनी है कि मतलब मेरा ग्रोवर उसको अफोर्ड नहीं करेगा। दूसरी चीज, आपको लाइट वगैरह का भी पता है, एनर्जी सिस्टम का, हमारी यहाँ बिजली कब आती है कब जाती है, तो वो भी एक चीज है।
बैकअप्स भी उस तरह से नहीं रहते हैं, तो वो हाई फैंसी सेटअप एक फेलियर ही अभी तक साबित हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल्टरनेटिव जितने भी थी वो ढूंढने शुरू किए। पहली बात तो मैं करूंगा मीडियम की। मीडियम मैंने कौन सा किया, मैंने राइस हल किया। अगर मैं कोकोपीट, परलाइट, पमिस, ये जितने भी रॉकवूल, ये जितने भी मीडियम्स आते हैं उनको लाऊंगा तो वो काफी महंगे पड़ेंगे मेरे ग्रोवर को, और वो बाहर से सारी चीजें आती है। मैंने क्या किया कि मैंने राइस हल देखा यहाँ पे कि राइस हल के बारे में वो यहाँ पे लोग फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं था। तो मैंने क्या किया, उसी को मैंने मीडियम बनाया। वो मीडियम कैसे बनता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट होता है, वो इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, और वो फ्रीएबल भी रहता है, उसमें आपकी ऑक्सीजनेशन वगैरह भी काफी अच्छी रहती है। तो वो मैंने मीडियम किया। अब दूसरी चीज ये थी कि मैं पाइप्स लाऊं, फिर उनमें वो NFT सिस्टम वगैरह करूं, तो उतने मेरे पास इलेक्ट्रिक का सावधान नहीं है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसमें मुझे 5 से 10 मिनट मैक्सिमम एक दिन में पानी देना पड़े। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो मेरे पीछे, सैक कल्चर वो मैंने बनाया। एक तो मैंने बायोपोनिक्स लिविंग वॉल बनाया, और दूसरा ये सैक कल्चर मैंने डेवलप किया। ये इजी है, एक पॉलिथीन सैक जो कि 3 साल मेरा चलता रहेगा। ओवरहेड सिस्टम दे दिया, और ये पाइप्स लाई, ये सारा खुद क्रिएट किया हुआ है, लोकली डिजाइन है, लोकल सप्लाईज है। और इससे फायदा क्या हुआ, एक तो मेरी दान, ऊपर से दान निकलेगी, नीचे जो एक्चुअल जमीन थी वहां पे मैंने सब्जी ले ली। वो मेरी वॉल थी जो हमने बात की थी, 70 फीट लंबी है, 3 मीटर मैंने उसको ऊपर से क्रिएट किया। वो 3 मीटर से मेरा कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल, उसको तकरीबन 5 मरला जमीन बनती है मेरी, जब मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, तो वहां से मेरा 1.5 क्विंटल चावल वो निकलेगा। ये है तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे की कि ऑर्चिड उसके बीच में मैंने बासमती 370 वो ट्राई किया। उसका मैंने आपको बताया, उसको मैं ट्रफ सिस्टम कहता हूँ। एक सिंपल सा ट्रफ सा बनाना है, उस पर पॉलिथीन लाइनिंग करनी है। उस पॉलिथीन लाइनिंग पे मैंने 4 इंची का मटेरियल डाल दिया, 3 से 4 इंची या 2 इंची भी डाल सकते हैं, जितना आपका काम हो। ये आप ये ग्रोवर्स को देखना पड़ेगा आपको, कितना थिक इस क्रॉप के लिए कितना मीडियम मुझे चाहिए। अभी आपने देखा कि 2 से 2.5 इंची है मेरा मटेरियल, और वो भी ऊपर वाले के कर्म से पूरा अच्छा उग रहा है। वो बासमती भी, अब पैनिकल्स भी आना शुरू हो गए। टेक्नोलॉजी बाहर से काफी मत कीजिए, आप खुद इसको डिवाइस कीजिए। ये लोकल जो भी आपके अवेलेबल मटेरियल्स है, लोकल सप्लाईज, उनको आप इस्तेमाल में लाइए। आप बाहर से चीजें लाओगे तो फिर आपका रिटर्न वगैरह वो उतना नहीं आता, इसलिए वो चीजें फेलियर ही होती है। इंसान चाहिए तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी को खुद आप कॉपी मत कीजिए, आप खुद डिवाइस कीजिए। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि कश्मीर में लैंड बहुत ज्यादा है, कश्मीर में सबसे ज्यादा छोटी छोटी लैंड तो यही है, सबसे कम लैंड होल्डिंग, सबसे कम पूरे हमारे देश में सबसे कम जमीन लोगों के पास अगर है कहीं पे तो वो कश्मीर में। यहाँ पे कितना, 1 कनाल, मतलब वो आधा बीघा भी नहीं हो, इतनी जमीनें हैं लोग जिसपे लोग खेती करते हैं आधे बीघे में। तो वो आधे बीघे में आप क्या समझते हो कि एक क्रॉप है हमारी रेन्यूमरेटिव, वो है एप्पल। एप्पल को छोड़ के जितनी भी धान की हमारी वो थी खेत थी, वो धान की खेत सारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब धान का जितना भी सप्लाई हमारा वो पंजाब से आता है, वो यूपी से आता है, हमारा बहुत कम यहाँ पे उगता है, बहुत कम उगता है। तो उन चीजों को, और हमारी सब्जियां बहुत कम, मतलब जब लैंड कन्वर्शन हो गया, आपका बहुत सारा जो पैच था जहाँ पे धान उगती थी या दूसरी चीजें उगती थी, वो ऑर्चर्ड्स में, एप्पल ऑर्चर्ड्स में कन्वर्ट हुआ। अब वो चीज मद्देनजर रखते हुए उन चीजों का देखना कि मैं रिवाइव कैसे करूँ उन चीजों को। या आपके पास आधा बीघा या आधा बीघा से भी कम यहाँ पे लैंड होल्डिंग है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मैं कैसे ले सकता हूँ। तो मेरा उसका आंसर है कि वर्टिकल फार्मिंग। अगर आपका आधा बीघा है, आप उसको 4 गुना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने मल्टी क्रॉपिंग करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे धान भी चाहिए और मुझे एप्पल भी चाहिए, मैं दोनों चीजें वो इस मेथड से कर सकता हूँ, सॉइललेस मेथड से कर सकता हूँ या बायोपोनिक मेथड से कर सकता हूँ। देखिए, मेरे पास ये 10 मरला जमीन था, तो 10 मरले में मैं या तो मुझे पैडी उगानी थी, धान उगानी थी, या सब्जी उगानी थी। दोनों तो मैं उगा नहीं सकता हूँ। अब दूसरा तरीका है कि 10 मरला जमीन को अगर मुझे अब और जमीन खरीदनी पड़ेगी, 10 मरला ही और मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो कितने पड़ेगी, पहले तो वो चीज मुझे देखनी है। जमीन तो चाहिए ना मुझे उगाने के लिए। अगर मैं जमीन, मान लीजिए मुझे 20 लाख में आ गई वो जमीन, 1 कनाल 20 लाख में, या वो 1 बीघा मुझे 20 लाख में पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 1-1.25 लाख का खर्चा आएगा। मैं उसी 10 मरले को 2 बीघा में कन्वर्ट करता हूँ। अब सस्ती कौन सी चीज है, नई जमीन खरीदना या अपनी जो लैंड है उस पैच को मैं कन्वर्ट करूँ। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, ये जो टेक्नोलॉजी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे, जो आप दिखा रहे हो, यहाँ मैं 2-3 चीजें दर्शाता हूँ, और जो भी फायदा है ग्रोवर का सही से, मतलब कोई कैचअप नहीं है, कुछ चीजें नहीं जो हिडन है। एक ही फर्टिलाइजर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, इसलिए मैं बायोपोनिक्स कहता हूँ। वो खर्चा तो आपका गया, वो खर्चा पूरा बच गया आपका। दूसरी चीज, आपको पानी, आप धान उगाओ, कोई चीज उगाओ, आपको रनिंग वाटर नहीं चाहिए या पानी जमा करने की जरूरत नहीं है। आप धान कहीं पे भी उगा, कोई भी सब्जी किसी भी टेरेन पे कहीं पे भी उगा सकते हो। वहां से और भी फायदा है कि आपकी मीथेन गैस भी गई, मतलब जो वो पैडी लैंड से आती है वो भी आपने बचत की, वो मीथेन गैस का प्रोडक्शन वो भी आपका बच गया, यानी आपने इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा।
देखा। तीसरी चीज, आप इसको लोकली डिवाइस करते हो। चौथी चीज, ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, क्योंकि इसमें आपका पेस्टिसाइड यूज नहीं करते और फर्टिलाइजर तो पहले ही मैंने बताया था वो भी आप इस्तेमाल नहीं करते हो। इसको मैं एक्चुअली बोलता हूँ, मैं रिजेनरेटिव तरीके से इसको करता हूँ। जैसे मैंने बोलता कि नेचुरल जो हमारा उगता है हमारे जंगल में, हमारे वुड्स में, हमारे फॉरेस्ट में, जैसे वहां भी पेड़ उगते हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखे हैं, पेड़ उगते हैं, फ्रूट क्रॉप्स भी उगते हैं, वहां भी होते हैं फ्रूट, लेकिन उनको खाद कौन डालता है, उनको पेस्टिसाइड की स्प्रे कौन करता है? कोई भी नहीं करता। ऊपर वाले ने एक निजाम बनाया, उसी चीज को मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अपने किसानों को बोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन सही है, लेकिन आप उस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ ये चीजें भी देखें कि हमने क्या खोया भी। कितनी बीमारियां थी जो आज से 40 साल पहले नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, खाद आने के बाद, पेस्टिसाइड आने के बाद वो कितनी बढ़ गई। जैसे आप इंसुलिन की प्रॉब्लम आज से 40 साल पहले कोई नहीं जानता था, किडनी फेलियर कोई नहीं जानता था, डिप्रेशन वगैरह ये कोई नहीं जानता था, बीपी की प्रॉब्लम ये कहीं नजर नहीं आ रही थी, ये कार्सिनोमा, कैंसर वगैरह बीमारियां ये कहां से आ गई? ये चीजें कुछ तो कहीं गलत हो रहा है। उस चीज को मैं सोच रहा हूँ कि अपने किसानों को बोल रहा हूँ, उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। बिना खाद के भी उग सकता है। जैसे आप देखो, अगर आपको कोई बोले नहीं कैसा पॉसिबल है, आप अपने जंगलात की तरफ देखो कि भाई वहाँ कैसे उगता है। और कुछ साइंटिस्ट है 2-4 पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने काफी काम किया उसमें, जैसे डॉक्टर इलेन इंगम है, मैं उनका नाम जरूरी लेना चाहूंगा। उन्होंने काफी ज्यादा काम किया इस पे, रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर पे। और मैंने वही चीज पिछले 4 साल से, हालांकि मैं एग्रीकल्चर केमिस्ट हूँ, मेरी एक्सपर्टीज केमिस्ट्री है, हाइड्रोपोनिक्स से ही मैंने शुरू किया, लेकिन फिर मैंने स्विच ओवर यहाँ पे भी किया कि नहीं, न्यूट्रिशन, जितना आपका फूड न्यूट्रिशियस हो, जितना आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, वही काम करना चाहिए। देखिए, मेंटेनेंस का जहाँ तक ताल्लुक है ना, बहुत सिंपल है इसको मेंटेन करना। इसमें कि ड्रिप सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैंने भी ओवरहेड सिस्टम, ड्रिप सिस्टम दिया हुआ है। ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टैक्स को वो जाता है, मतलब दिन में मैं 10 मिनट, 5 या 10 मिनट एक बार पानी देता हूँ उसको, और खाली ये नजर देनी होती है कि कहीं पे ड्रिप क्लॉग तो नहीं हुआ या फिल्टर लगाया हुआ वो कहीं पे उसमें मैल वैल तो जमा नहीं है। वो डेली रूटीन होती है, हर एक ग्रोवर वो करता है। अब खर्चे की बात है तो ये 10 मरला और वो 1 कनाल मेरा जो ऑर्चर्ड है जिसमें मैंने बासमती भी लगाई है, मेरा 1,40,000 का खर्चा आ गया। और सारे सिस्टम जो भी मैंने बनाया अपने हाथों से बनाया और इसको डिवाइस भी किया है, पेपर पे भी उतारा है और खुद ही अपने हाथों से भी इसको लगाया। 1,40,000 का खर्चा अगर मैं देखूं, मेरा आप देखिए बेल पेपर, ये सब्जी जितनी भी यहाँ से भी निकली, अगर मैं उसको, मैं कमर्शियल तो नहीं करता हूँ, मैं रिसर्चर हूँ और यहाँ पे लोगों में बांट देता हूँ। अब सब्जी वगैरह जो भी है वो मैं अपने कलीग्स को, अपने सीनियर्स को या अपने हमसायों को, अपने पड़ोसियों को उनमें बांट देता हूँ। मैंने वो, अगर मैं उसकी तकरीबन 40 से 50,000 तो मेरा उसका ही आएगा जो जमीन में निकला, वो मैं छोड़ देता हूँ। जहाँ तक दान की, ये बासमती, ये जो मुश्किल है, मेरा जो असेसमेंट है अभी तक जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिनिमम पॉसिबल है 4 क्विंटल निकलेंगे मेरे। तो 4 क्विंटल का मतलब है मिनिमम वो 2.5 क्विंटल आपके हो गए चावल, मिनिमम 60% चावल निकलता है और आपका 40% हो गया वो जो राइस जिसको हम कहते हैं। तो 2.5 क्विंटल अभी जो है वो 30,000 रेट है उसकी। 30 और 30 कितना हो गया? 60,000। 60 और आधा कितना हो गया? 15,000। तो 75,000 तो मेरा एक सीजन में आ गया वापस, ये खाली चावल का। मैं सब्जी को छोड़ रहा हूँ, हालांकि मैंने पीस, स्नो पीस का भी 2 क्रॉप वहाँ से निकाले हैं। ये मैं खाली मुश्कबुज्जी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो बासमती भी निकलेगी उसका भी अलग, तकरीबन 1-2 क्विंटल तो वो भी निकलेगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप स्ट्रॉबेरीज देखोगे तो कम से कम 1-2 क्रेट तो मैंने बांट ही दिए। अगर आप लोगों को समझाओगे 1-2 क्रेट, वो इतना सा पैक आप 100 रुपए का लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैं कमर्शियल तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं ये चीजें दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो एक रो से मेरा 2 क्रेट स्ट्रॉबेरी निकला। वो 2 क्रेट स्ट्रॉबेरी कितने उसमें से पैक निकलेंगे 100 ग्राम के, कितने का आप वो बेचते हो, उसका आप अंदाजा लगा। उसके साथ साथ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, वो भी आपने देखा ही है कि उसका भी अगर मैं तखमीना लगाऊं कि वो कितना आएगा, मतलब ये सारी चीजें। तो अगर मैं आपको नटशल बता दूं, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो 100% है आपका। यानी आपने जितना भी खर्चा किया वो आपका सारा का सारा पहले साल ही वापस आ जाएगा, क्योंकि सबसे चीपेस्ट मेथड हाइड्रोपोनिक्स का अगर देखना है तो वो ये है। एक तो स्कूल्स आ गए यहाँ पे, उनको भी ट्रेनिंग मिली, उनके बच्चों को, कॉलेज के बच्चे आ गए उनको भी मिली, एंटरप्रेन्योर्स वो भी आते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलती है, उनको भी अवेयरनेस मिलती है। हमारे ग्रोवर्स यहाँ पे खुसूसी तौर पर जितने भी वो हमारे अवेयरनेस कैंप्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको हम दिखाते हैं यहाँ पे और वो सीख के जाते हैं। तो ये चीजें तो हमारी यहाँ पे चलती रहती है। अवेयरनेस काफी हो चुकी है और लोगों का काफी रुझान भी है। वो कह रहे नहीं, आने वाले वक्त में तो हमें करना पड़े। देखिए, जब भी आप नई चीज करोगे, आपको खुद पता है कि पिछली बार हमने छोटी सी एक जगह से वो शुरू किया था, गांधरबल में एक छोटा सा जगह था, वहाँ वो हमारे मेजर साहब ने वो शुरू किया था। अब देखिए आप कितना बड़ा, उसके बाद हमने कहाँ कहाँ तक पहुंचे। तो ये चीजें तो करनी पड़ेगी। हाँ, नई चीज को अपनाने में समय तो लगता है, लेकिन करनी पड़ेगी, शिफ्ट तो करना पड़ेगा। जमीन घटती जा रही है, पॉपुलेशन का एक एक्सप्लोजन हो रहा है। वर्टिकल फार्मिंग मेरे हिसाब से वर्टिकल फार्मिंग की सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। आने वाला फ्यूचर आप देखिए,
चाइना में, आप देखिए जापान में, वहाँ कोई वॉल नहीं है जहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ उगता देखोगे। वहाँ कोई छत नहीं है जहाँ पे कि आप कुछ ना कुछ उगता वो नहीं देखोगे। मुझे याद है पिछले साल जब मैंने वो किया था ऊपर, मैंने एक अकेले बंदे ने वो रिसर्च किया था कि छत पे हम कैसे धान उगाएंगे विदाउट वाटर, जो भी हम जमा रखते हैं। वहाँ पे पूरी एक टीम वहाँ के जापान के गवर्नमेंट ने लगाई थी, एक पूरी टीम लगाई थी और मेरे से छोटा एरिया किया था उन्होंने छत पे, और आर्टिफिशियल लाइटिंग भी दी। ये चीज तो हमें करनी पड़ेगी। अगर आप कोई आपको बताएगा ये तो वहाँ चलेगा, अमेरिका में चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। वहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर है ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में के अमेरिका में, आपको पता है उसके पास कितनी जमीन होती है? 200 एकड़ से ज्यादा जमीन मार्जिनल फार्मर के पास होती है, और मेरे मार्जिनल फार्मर के पास कितना होता है? 1 कनाल से भी कम। ये फर्क है। ये क्रिएशन उन्होंने की। सबसे ज्यादा हाइड्रोपोनिक्स, सॉइललेस कल्चर, वर्टिकल फार्मिंग में तो वो गए। पहले आप देखो ना, हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, आपका दिल्ली हो गया, हमारा मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, कितनी पॉपुलेशन वहाँ रहती है। अगर वहाँ पे लोग इसमें जुड़े, एक तो उनकी सेहत भी बनी रहेगी और दूसरा वो उनको पता होगा कि हम क्या उगा रहे हैं, और कम से कम उनको ये भी सोचने पे वो मजबूर हो जाएंगे कि ग्रोवर को मेहनत कितनी लगती है। जो भी चीज उनको परोसा जाता है शाम को, कम से कम उनको जानकारी तो रहेगी नहीं ये हमारा ग्रोवर कितनी मेहनत करता है ये अन्न उगाने। देखिए, जहाँ तक बात है ये ऑर्गेनिक की, फिर दाम नहीं मिलता है। एक्चुअली सरकार ने पिछले मेरे ख्याल से 4-5 सालों से काफी अवेयरनेस फैलाई लोगों में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन कराते हैं। हमने भी यहाँ पे काफी कराई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, काफी काम किया सरकार ने पिछले 4-5 सालों में, काफी काम हुआ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे, और अवेयरनेस भी उस पर हो गई काफी ज्यादा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मतलब ही ये, अगर किसी मेरे ग्रोवर ने कोई चीज ऑर्गेनिकली उगाई, उस पर बाकायदा टेस्टिंग होती है, उसका प्री अप्रीजल होता है, तो वो जाने के बाद जब सर्टिफिकेट होगी कि ये ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक शॉप्स हमारे अलग बने, उसकी अलग से जो उनका प्रीमियम मिलता है उसका, वो तो एक तरफ हो गया कि सरकार ने भी करता है, वो चीजें तो जा रही है साथ साथ। अब उसके बाद आपने क्या देखना है? देखिए ऑर्गेनिक में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हमें मिसगाइड किया जाता है कई जगह पे। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक में आप क्या करो कि आप मिनिमल पेस्टिसाइड का यूज करो, अजादिरेक्टिन भी इस्तेमाल करो, आप वो वाली स्प्रे थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हो, फिर भी ऑर्गेनिक। अगर आपने 2 कश्तियों पे सवार है, आप गए, फिर या तो आपने ऑर्गेनिक करना है, मतलब ऑर्गेनिक करना है। देखिए ऑर्गेनिक में मेन मकसद क्या होता है कि आप बायोलॉजी को रिजेनरेट करो। जितनी आपकी बायोलॉजी रिजेनरेट होगी, पहले तो देखिए जो एनुअल क्रॉप्स है आपको एक सीजन लगता है, जो आपके पेरिनियल क्रॉप्स है जैसे ऑर्चिड वगैरह, उसमें आपको एक साल से 1.5 साल लगता है ताकि वो बैक्टीरिया, फंजे वो सारी रिवाइव हो। अगर आपने कहा नहीं मिनिमल थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करता हूँ फर्टिलाइजर, जैसे लोग कहते हैं मिसगाइड करते हैं, नहीं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, आपको पहले पता भी नहीं होता वो सोर्स क्या है। जो ही आपने वो डाल दिया वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वो जमीन में, तो आपके वो जो भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे जितने भी बने थे वो पहले ही मर जाते हैं, फिर आप हिट होते हैं, फिर आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपने क्या करना है, आपने अवॉइड करनी है वो सारी चीजें। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ गया, ये पता नहीं कौन सा सोर्स, नहीं आपने वो नहीं करना। आपने जितनी आप रियल ऑर्गेनिक करोगे, मैंने नेचुरल करोगे, जितना आपका वो बायोलॉजी रिवाइव होगी जमीन में, उतना आपका फायदा है।